आज मेरे पास आपके लिए बहुत गर्मा गर्म सियासी खबरें हैं। तो उसके बाद ये जिद करना कि जी मुझको पीटीआई का टिकट दिया जाए, जबकि पीटीआई इस वक्त एज ए पार्टी खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई अब पीएमएलएन के साथ बैठने के लिए तैयार है। पीएमएलएन को कोई फायदा नहीं है, जब खरीदना ही है आपने लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शख्स जानता है कि जो भी आने वाली हुकूमत है वो एक बेइंतहा कमजोर हुकूमत साबित होगी। हमें इतवार को नजर आ जाएगी कि क्या होने वाला है। तो नवाज शरीफ साहब की आदत है कि वो बहुत जल्दी कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में चले जाते हैं। वो या तो एस्टैब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन कर लेंगे या वो किसी और से कन्फ्रंटेशन कर लेंगे। आर्मी पर्सनल ने पोलिंग स्टेशंस हैं उनको गार्ड करने की जिम्मेदारी ले ली है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज मेरे पास आपके लिए बहुत गर्मा गर्म सियासी खबरें हैं। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर कोर्ट में अपील दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, लिहाजा उनको इंडिपेंडेंट लड़ने का शौक नहीं है और उनको पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे ही लड़ने की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जो ने ईसीपी को भी बुलाया है और जो डिवीज़न बेंच इस केस को सुनेगी उसको जस्टिस बाक़िर अली नजफी साहब केस सुन रहे हैं। मेरी कल इस केस के सिलसिले में फैसल सिद्दीकी साहब जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं उनसे फ़ोन पे मैंने राब्ता किया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, जब एक बड़े कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि इस वक्त पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती और ये फ़ैसला ईसीपी का एंडोर्स कर दिया है कोर्ट ने, तो उसके बाद ये ज़िद करना कि जी मुझको पीटीआई का टिकट दिया जाए, जबकि पीटीआई एक पार्टी इस वक्त एज ए पार्टी ख़त्म हो चुकी है। जब तक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं और सारे मामलात ना कराएं, और सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े कामयाब वकील हैं तो उनको भी यकीनन इस बात का पता होगा, वो बेहतर जानते हैं कि केस वो क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे फैसल सिद्दीकी ने बात करी, कहने लगे कि देखिए जब इंडिपेंडेंट के तौर पे आप लड़ते हैं, मैंने एक और मामला वैसे उनके सामने रखा। मैंने एक अफवाह सुनी है कि पीटीआई के कुछ हलकों के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है कि हम लोग 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते हैं और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे हम दोबारा पार्टी की सूरत में सामने आएंगे और इंडिपेंडेंट्स हम हमारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे इसका जवाब फैसल सिद्दीकी साहब ने ये दिया कि देखिए, जब इलेक्शंस आपने इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा है तो वो चाहे किसी की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये हमारी पार्टी के लोग हैं, लेकिन कानून उसको देखेगा कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा है, तो पार्टी की किसी कवानीन का इतलाक़ उसके ऊपर नहीं होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, आर्टिकल 51 सब क्लॉज 6 के तहत 3 दिन रिजल्ट आने के अंदर इंडिपेंडेंट्स को किसी न किसी पार्टी को लाजमन ज्वाइन करना होता है। और चौथी बात, अगर जब एक पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन फिर भी वो जिद लगाते हैं कि हम इन पे एक केस हम लेके आते हैं कि ये हमारी ही पार्टी ज्वाइन करें, तो ये जो आर्टिकल है उसके तहत ये सिर्फ चेयरमैन कर सकता है। तो इस वक्त तो पीटीआई ना एग्जिस्ट करती है एज अ पार्टी, ना उसका कोई चेयरमैन है, ना इमरान साहब चेयरमैन है और ना गौहर साहब चेयरमैन है, तो वो करेगा कौन? तो ये सारे मामलात हैं। तो वो समझते हैं कि मैं नहीं समझता कि इस केस के कोई वज़न है इसमें कि इस पर कोई फ़ैसला हो सके। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई। कल रात जो है वो आपको ट्वीट नज़र आ रही होगी। मुर्तज़ा अली शाह ने एक ट्वीट लगाई कि रऊफ़ हसन जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई अब पीएमएलएन के साथ बैठने के लिए तैयार है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। पीएमएलएन ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जब तमाम जो लोग हैं, जो पीटीआई के लोग सपोजिडली थे, लेकिन अब वो पार्टी टिकट पे नहीं लड़ रहे, वो एज एन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो बाद में जब 2-3 दिन गुजरेंगे ये बड़ी फ्रेंटिक किस्म की डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोग अभी भी मुख्तलिफ पार्टियों के हेड से जो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं उनसे इन टच हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक, और वो इरादा रखते हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़कर इनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो पीएमएलएन को कोई फ़ायदा नहीं है। जब ख़रीदना ही है आपने लोगों को तो वो खुद से ख़रीदेंगे ना, वो तो इन एनी केस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई का जो क्लाउड एक था एज अ पार्टी वो ख़त्म हो चुका है ना, वो नंबर गेम में। तो ये एक बड़ी बचकाना सी बात है जो बड़े लेट और मतलब एक रियल पॉलिटिक को
ऑन ग्राउंड जो रियल पॉलिटिक है हमारी उसको इग्नोर करके की गई है। जब हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो आइए दो चार बातें और किए लेते हैं। इंडिपेंडेंट्स जो हैं इस वक्त हवा के दोष पे चलेंगे, जितना बड़ा या छोटा खिलाड़ी होगा उस लिहाज से ही उसका रेट लगेगा। फैसल वावडा साहब ने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि ये एक बहुत कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शख्स जानता है कि जो भी आने वाली हुकूमत है वो एक बेइंतहा कमज़ोर हुकूमत साबित होगी, और जाहिर है जब सीटें बटेंगी और लोग इंडिपेंडेंस ख़रीदे जाएंगे, यही मैं कह सकती हूँ। कुछ उनको सीटों का वादा होगा, कुछ मुख्तलिफ वादे किए जाएंगे, जो भी किए जाएंगे, तो उस सूरत में जो है वो नेशनल आपका जो इंटरेस्ट है वो यकीनी तौर पे पर्सनल इंटरेस्ट के ऑल्टर पे किसी न किसी हद तक सैक्रिफाइस हो जाएगा। उनका कहना था कि पीएमएलएन की नशिस्तें 80 से कम होंगी, और पीपीपी जो है वो उसमें जब तक जरदारी साहब साथ नहीं बैठेंगे तो ये हुकूमत नहीं चल सकती, क्योंकि पीपीपी और पीएमएलएन जिस तरह कन्फ्रंटेशन पे आए हुए हैं इस वक्त, एक कन्फ्रंटिंग पोलराइज्ड उनका स्टांस है, उस पर भी मैं भी बात करूंगी, तो उसमें यह मुमकिन नहीं लगता। अच्छा आगे आइए, इस वक्त एक और जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और हमें इतवार को नज़र आ जाएगी कि क्या होने वाला है। इमरान साहब ने कॉल दी है कि लोग पुरअमन तरीके से बाहर निकलें, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, इतवार के रोज़, आने वाली इतवार के रोज़। लेकिन जो दूसरी तरफ हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने कहा है कि दरअसल कहा यह गया है कि इतवार से वर्चुअल मीटिंग्स ना करें। जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं पीटीआई के लोग, वो खुलकर अपनी जो है जो कैंपेन है उसको करें। तो अब देखना है कि इतवार को क्या होता है, और अगर ये लोग निकलेंगे, चाहे कैंपेन करने निकलेंगे या ये लोग निकलेंगे, जनरल आवाम निकलेगी, तो उसकी क्या सूरत हालात बनती है। अच्छा, इधर एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि फौरी तौर पे पंजाब में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि 2 से ज़ायद लोग एक बाइक पे सवारी नहीं कर सकते। एक और चीज़ मैं बताए दूं आपको, अगर आपके पास असले का लाइसेंस भी है, उसके बावजूद आप असला अगर पब्लिक में लेके गए, बाहर निकले घर से, तो आपको पकड़ा जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। 12 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो असलहा लेके चल सकते हैं। और आज जो सुबह खबर आई मेरे पास कि कुछ लोगों की पकड़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये जो 2 से ज़ायद लोग बाइक पे फिर रहे हैं और वो वायलेट कर रहे हैं सेक्शन 144 का, उनकी पकड़ आज से ही शुरू हो गई है। अब आइए नवाज शरीफ साहब की जानिब। इन्होंने एक मेडन अपनी रैली निकाली NA 130 से, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिधर से ये हमेशा लड़ते हैं। इनकी बेटी भी इनके साथ थी, मगर दोनों ने वर्कर से खिताब नहीं किया, हाथ हिलाने पे इक्तफा किया, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात उनको पेश नज़र थे। याद रखिए, ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया था हमारे एपेक्स कोर्ट ने, तो कुलसूम नवाज इस सीट से लड़ी थी। इस वक्त यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसमें उनका डिसएडवांटेज ये है कि वो तो जेल में हैं, तो उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दोनों बाहर हैं। इसका उनको एडवांटेज है, वो फिजिकली ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। लेकिन पिछले इलेक्शंस में भी यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो पीएमएलएन के कैंडिडेट से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई थी, लेकिन तब हवा और थी, अब हवा और है। लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो पीटीआई के साथ ज़्यादा हैं, और सिंपथीज ज़्यादा हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। वो हो रही है या नहीं हो रही, मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहती, और इतना टाइम भी नहीं है कि हम उन लॉजिस्टिक्स में जाएं, मगर ये मामला हमको देखना होगा कि ये जो है। दूसरी जानिब गुजरात की तरफ अगर हम देखें तो पीएमएलएन को यहाँ बेइंतहा मुश्किलात का सामना है। पीएमएलएनक्यू ने उनके रैंक और फाइल को तबाह कर दिया है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शंस में, क्योंकि पीपीपी गुजरात में चौधरी की मेन कंटेस्टेंट हमेशा रही है, तो पीपीपी का जोर तोड़ने के लिए पीएमएलएन ने पीएमएलएनक्यू से जो सीट एडजस्टमेंट उस वक्त की थी, उसका हर्जाना उनको अब भरना पड़ेगा। हुआ क्या है, कुछ मेंबरान गुजरात कुंजा की खबर है कि
कई लोग जो हैं वो पीएमएलएन को छोड़ चुके हैं और पीएमएलक्यू ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ और मेंबरान की भी यही इत्तला है कि वो वहाँ छोड़ चुके हैं, जिसमें उनके यूनियन काउंसिल चेयरमैन, साबिका मेयर और NA 64 के मुख्तलिफ जो अराकीन हैं वो शामिल हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताऊं, इधर 3 लोग पीएमएलएन के इंडिपेंडेंट के टिकट पे लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो ये ख्याल करते हैं कि इस वक्त पीएमएलएन के खिलाफ है हवा, तो अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो हमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम इलेक्शन जीत सकें। पीएमएलएन ने अभी उसका ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। वो ये डर रहे हैं, या उनके रैंक्स में जो गुफ्तगू हुई और मुझ तक आई कुछ, वो ये थी कि अगर ये इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ेंगे तो इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी के कवानीन का इतलाक नहीं होगा। तो जो डिसएडवांटेज पीटीआई को है वही डिसएडवांटेज इन 3 कंटेस्टेंट्स को हो जाएगा और उसके बाद वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट और जो पीएमएलएन के हिसाब से है कि पीएमएलएन ने चौधरी शुजात को इज्जत देते हुए उनके दोनों साहबजादे सालिक और शाफे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। ये मैं आपको बिल्कुल मुस्तनद खबर दे रही हूँ, लेकिन सालिक और शाफे ने दोनों पब्लिकली बयान दिया है कि हमें पीएमएलएन से ऐसा कोई फेवर नहीं चाहिए और अगर वो ऐसा फेवर हमें ना दें हम तब भी अपनी सीटों से जीतेंगे। अब आप आइए पीपीपी की तरफ। पीपीपी बड़े ज़ोरों में पंजाब पे फोकस कर रही है और उसकी वजह बड़ी वाजिया है। उनको ये समझ आ रहा है कि पीएमएलएन पंजाब को होल्ड नहीं कर पाएगी, उनके लिए बेहद मुश्किल होगा कि वो पीएमएलएन को पंजाब को होल्ड करे। इसलिए वो उन लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना चाह रहे हैं जो लोग पीएमएलएन से नाखुश हैं। और हमने जैसे देखा कि बिलावल ने एक इलेक्शन रैली से खिताब किया। ये इलेक्शन रैली हॉकी स्टेडियम सैटेलाइट टाउन चिन्योट में हुई। उसमें उन्होंने अपने जो उनका मंशूर था उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स की बात करी और उन्होंने ये सवाल उठाया कि पीएमएलएन जो है वो जब 3 अदवार में कुछ नहीं कर पाई तो वो अब क्या करेगी, और जो वो वादे उस वक्त करके आई थी वो अपने वादे नहीं पूरे कर पाई तो वो अब क्या कर सकती है। लिहाजा पीपीपी को जो है वो दिया जाए, मौका दिया जाए और वो आएगी और 6 माह के अंदर आप उसमें बदलाव देखेंगे सारे हालात में। एक बात और, पीएमएलएन जो है वो अभी तक अपना कोई ख़ास मंशूर नहीं पेश कर पाई, ख़ास क्या आम भी नहीं। और नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जो उनके पिछले काम हैं, जो भी काम उन्होंने पहले किया हुआ है कि ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया, उसकी बातें कर रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रहे शायद, या कोई उनको समझा नहीं पा रहा कि अब हालात फ़र्क हैं, लोगों की तरजीहात फ़र्क हैं, उनकी ज़रूरियात फ़र्क हैं, नौकरियां नहीं हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे मामलात हम डिस्कस करते रहे हैं। तो ये पीछे वक्तों के पुल गिनवाना और पीछे वक्तों के गिनवाना कि जी वहाँ पे हमने ये सड़कें बनवा दी, इससे लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, पीएमएलएन का एक और मसला भी है। पीएमएलएन जब भी आती है, नवाज शरीफ जब आते हैं तो नवाज शरीफ साहब की आदत है कि वो बहुत जल्दी कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में चले जाते हैं। वो या तो एस्टैब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन कर लेंगे या वो किसी और से कन्फ्रंटेशन कर लेंगे। वो ज़्यादा वक्त गुजार नहीं सकते, हाँ, सिवाय पीपीपी के। पीपीपी की ये खासियत है कि पीपीपी जो है उन्होंने 5 साल हुकूमत चलाई, उनको यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी भी देनी पड़ी, उन्होंने दी। और शहबाज शरीफ की ये खसूसियत है कि जिन हालात में उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ को लेकर, जब पीडीएम की हुकूमत थी, वो मुख्तलिफ थाट प्रोसेसेस को लेकर चलें, वो एक कमाल था, वो एक स्टेट्समैन का काम था, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब आसिफा भुट्टो जो है बिलावल के लिए NA 127 की कैंपेन बहुत ज़ोर शोर से लीड कर रही हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं पीटीआई के ज़हीर अब्बास खोकर और पीएमएलएन के अताउल्लाह तारर साहब। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़हीर अब्बास खोकर को डार्क हॉर्स कहा जा रहा है। थोड़ा सा तारुफ ज़हीर साहब का, मलिक ज़हीर अब्बास खोकर पूरा नाम है इनका, वकील है और लेकिन कारोबार करते हैं। 2002-2007 में ये मेंबर नेशनल असेंबली रहे और आपको याद होगा 17 जुलाई को 2022 में पंजाब में जब एक सीट पे मोहम्मद अमीन जुल्करनैन साहब डी नोटिफाई कर दिया गया था उनको ईसीपी ने, तो इस सीट पे ये आए थे और इनका नाम है, इन्होंने काम भी किया है अपने हलके में, उनका इलाका है, उनको लोग जानते हैं। तो इधर बिलावल साहब को ज़हीर साहब से ज़्यादा खतरा कह लें, या जो जिसको कहते हैं ना कि
दौड़ होगी उनके साथ ज़्यादा होगी। PMLN के जो हैं कैंडिडेट वो ज़रा वीकर विकेट के ऊपर हैं। अच्छा, जब बिलावल साहब ने ये बात करी कि जी ये तो कुछ कर नहीं सकते और आप इनको मौका ना दें, तो फौरी तौर पे साबिका वज़ीर इत्तलात के मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि बिलावल भुट्टो की ज़बान पे बेहद अफसोस हुआ है। क्या उनको नज़र नहीं आया कि पंजाब में हमने कितना काम किया है और उनका काम है वो ज़रा तहज़ीब से बात करें। अब आइए कुछ इलेक्शन के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की तरफ। आर्मी पर्सनल ने गार्ड्स, ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको गार्ड करने की जिम्मेदारी ले ली है। उसकी बुनियाद ECP का ख़त है जो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को लिखा। कल रात को गोहर एजाज साहब दोस्त भी हैं हमारे बहुत, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है मिनिस्ट्री की, इंटीरियर की। लेकिन जब ख़त लिखा गया तो इंटीरियर मिनिस्टर ही कोई नहीं था आपके पास। उन्होंने उसमें लिखा कि जी 2,75,000 लोग जो हैं हमारे, वो एहलकार कम हैं हमारे पास जो हमको उस वक्त ड्यूटी के लिए चाहिए। और आपको पता है कि सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए 2023 की पहली दिहाई में 700 अफराद और सिविलियन मारे गए। इसमें कलीमुल्लाह खान जो KP असेंबली के लिए PK 104 से लड़ रहे थे, उनकी भी हिलाकत हुई। और उसके चंद घंटों में ही PTI के रहनुमा शाह खालिद भी सवाबी में गाड़ी पे, उनकी गाड़ी के करीब कोई बम फटा या मवाद फटा और उसमें उनकी हिलाकत हो गई। तो ये, और आजकल चूँकि टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं और सिक्योरिटी के हालात, टेररिज्म के वाक़यात वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, और इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी के मामले में और इलेक्शंस के मामलात में, जबकि टेररिस्ट एलिमेंट को, शरपसंद अनासर को पता है इन जगहों पे लोग आएंगे, वोट देने आएंगे, तो वहाँ कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी तबाही ना हो जिसकी वजह से जानो माल का नुकसान हो। आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हम इस प्रोग्राम तक 400 सब्सक्राइबर्स तक जाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 600 सब्सक्राइबर की लिस्ट को टच कर रहे हैं। अगले 3 हफ्ते का प्रोग्राम 100 सब्सक्राइबर्स और। हमारे साथ ताउन करें और आपकी मोहब्बत से हम ऐसे ही आपके पास यास्मीन आफ्ताब अली के साथ प्रोग्राम लाते रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।